टर्म 2 का चैप्टर नंबर 1 रिफ्लेक्शन आपको सिलेबस से बाहर है इस साल। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आपको नहीं पढ़ना है, अगर कहीं नीड पड़ेगी तो बीच बीच उसको बताते आपको चलेंगे। तो देखते हैं, तो क्योंकि टाइम कम है तो इसलिए थोड़ी बातों को स्पीड से करना है। तो पहली बात ये सुनते हैं कि रिफ्लेक्शन तो पता है क्या है आपका। रिफ्लेक्शन में आपको थोड़ा सा देता है आइडिया कि यदि ये आपका कोई प्लेन सरफेस है, सपोज प्लेन मिरर हो गया, कोई लाइट इस पे इधर से आती है, अब टकराने के बाद उधर कोई बाउंस बैक हो जाती है, इस घटना का नाम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक लाइट रे आती है, इसका नाम क्या देते हैं हम, इंसिडेंट रे, इसका नाम रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो लाइट है जो बिल्कुल सेंटर से पास कर रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसका नाम क्या है, नॉर्मल। इस एंगल का नाम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों कैसे होते हैं, ये बराबर। रिफ्लेक्शन में क्या है कि जिधर से लाइट आती है, अगर लाइट मान लो इस मीडियम से लाइट आई तो टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस से वो चली जाएगी। इस घटना का नाम क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें एक ही मीडियम है और आपका क्या है, मिरर है कोई। सुनिए, ये तो रिफ्लेक्शन था, अब देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या है कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, मतलब जब लाइट के रास्ते में आने वाला मीडियम चेंज हो जाता है, तो जहां से मीडियम चेंज हुआ है वहां से वो लाइट रे अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है। क्या है, लाइट रे विल डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन मीडियम चेंज। जब जब मीडियम चेंज होगा तब तब लाइट का पाथ चेंज होगा। इस लाइट के रास्ते का जो पाथ चेंज होने की घटना है, इसका नाम क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट रे ऐसे आई, मान लो ये आपका यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने नॉर्मल, अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो ये लाइट रे ऐसे निकल जाती, इसी रास्ते से ऐसे सीधी। बट यहाँ पे क्या हो गया है, मीडियम चेंज, तो क्या होगा, अब या तो ये लाइट इधर को बेंड हो जाएगी, या दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा दोनों काम होंगे, इनमें से एक काम होगा। तो फिर डिफाइन करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो लाइट रे अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है, और लाइट की इस घटना का नाम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ये जो लाइट इधर मुड़ी है इसका नाम होता है टूवर्ड नॉर्मल। ये कहां मुड़ी है, टूवर्ड नॉर्मल। ये कहां गई, अभी नॉर्मल। अब लाइट रे कब टूवर्ड नॉर्मल जाएगी, कब जाएगी अभी नॉर्मल, ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। इसमें जो लाइट आपकी आ रही है इसका नाम है इंसिडेंट लाइट रे। कौन सा नाम है इसका, जो लाइट रे का रास्ता मुड़ गया है इसका नाम है रिफ्रैक्टिव लाइट रे। ये लाइट रे कौन सी है, रिफ्रैक्टिव लाइट रे। अब देखो, अब कब लाइट मुड़ेगी टूवर्ड नॉर्मल, कब जाएगी आपकी अभी नॉर्मल, ये डिपेंड करता है इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस एन का नाम क्या है, रिफ्रैक्टिव। अब इसका क्या मतलब है, देखो ध्यान देखो, लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में कितनी होती है, सी का वैल्यू कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड लाइट की स्पीड है। इसका सिंबल क्या है, सी। तो ये कांस्टेंट है, लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में कितनी होती है। अब जब भी लाइट रे वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम में एंटर करेगी, चाहे वो आपका गिलास हो, वाटर हो, केरोसिन हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, कुछ भी हो, तो क्या है उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। लाइट की वेलोसिटी कम हुई जब वो वैक्यूम के किससे किसी दूसरी मीडियम में एंटर करती है, तो क्या कम हो जाता है, उसका वेलोसिटी कम हो जाती है। अब वो मीडियम लाइट की वेलोसिटी को कितना कम करता है,
वो डिपेंड करता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। अगर मैं इस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड को v से शो करूं तो c बड़ा हो v बड़ा होगा। c बड़ा है क्योंकि c फास्टेस्ट वेलोसिटी है, v c से कम होगा। अब इस c का v से जो रेशियो है, c का रेशियो v के साथ, इस रेशियो का नाम क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n बराबर c अपॉन v। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम की आप बात कर रहे हैं उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका होगा। तो n इज इक्वल टू c अपॉन v। c कांस्टेंट है, यहां से आप कह सकते हैं n प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v। मतलब वेलोसिटी अगर ज्यादा है मीडियम के अंदर तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। मतलब जिन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उन मीडियम के अंदर लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होती है। जिन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसके अंदर लाइट की स्पीड कम होगी। दोनों उल्टे सीधे। अब देखो c कांस्टेंट है, ये आपका हो गया। c का क्या होगा यूनिट? मीटर पर सेकंड। इसका भी क्या होगा? दोनों कट गए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होगा, ये एकदम प्योर नंबर आपका होगा। अब देखो क्या n की वैल्यू 1 से कम हो सकती है? देख लेते हैं। n का मतलब बताया गया आपको c अपॉन v। अगर ये वैल्यू 1 से कम होती है तो c लेस देन v, मतलब लाइट की वेलोसिटी c वेलोसिटी v से कम हो जाएगी। ये पॉसिबल नहीं है। मतलब वेलोसिटी जो है v वो हमेशा c से कम होगी या बराबर हो सकती है। बराबर कब होगी? जब बात होगी वैक्यूम की। v हमेशा c से कैसा होगा? छोटा होगा। यहाँ पे कैसा कह रहा आपको? बड़ा। ये चीज कैसे हो गई? गलत। तो n की वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं हो सकती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम will not be less than 1। एक किसका होता है? वैक्यूम का। तो 3-4 लिख लेते हैं। वैक्यूम के लिए तो 1 है, एयर के लिए लगभग 1 है, और एग्जैक्ट की बात करें तो इतना है। ये लगभग कितना है? 1 है। ग्लास का 3/2 है, वाटर का 4/3 है, और बेंजीन का भी कितना है? 3/2 है। यहां से एक बार और देख लेना, बेंजीन का नेचर लिक्विड होता है और ग्लास वाटर का कैसा कितना है? ग्लास का कैसा नेचर होता है? सॉलिड। तो आप ये ना सोच लें कि सॉलिड है तो ज्यादा होगा इंडेक्स, लिक्विड है तो कम होगा इंडेक्स। सॉलिड और लिक्विड दोनों का देखो इसके बराबर है। बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के बराबर है। जब जब ग्लास वर्ड आएगा तो समझ लेना कि 3/2 इंडेक्स लेना है। अगर ग्लास के साथ और नाम जोड़ दिया जाए जैसे क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास, तो उसका भी आपको न्यूमेरिकल्स में दे दिया जाएगा। अगर जब तक केवल ग्लास की बात करेंगे हम नॉर्मल ग्लास तो 3/2 यूज करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें इस बारे में जानकारी दे रहा है कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होगी। आप एक बात सीख चुके हैं कि n = c अपॉन v है। तो यहां से एक बात और देख लो आप, v = c अपॉन n। आपको n की वैल्यू पता है तो आप उस मीडियम के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होगी ग्लास के अंदर? ग्लास के अंदर वेलोसिटी इनसाइड ग्लास, तो c तो पता है कितना होता है आपको। n की वैल्यू क्या है ग्लास के लिए? 3/2। 3 से v कैंसिल, 2 × 10⁸, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही हमें बताता है किसी पर्टिकुलर मीडियम के अंदर लाइट की वेलोसिटी कितनी होगी। अगर हमें वेलोसिटी पता है तो n पता कर लेंगे, अगर n पता है तो वेलोसिटी पता कर सकते हैं।
जिस जिस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कम होती जाती है उसको डेंसर मीडियम कहते हैं। डेंसर मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कम होती है, रेयर मीडियम के अंदर। तुमसे कहा जाए बताओ गिलास, वाटर, इन दोनों में डेंसर कौन है? तो जिसका ज्यादा होगा इंडेक्स, ग्लास का होता है 3/2 मतलब 1.5, इसका होता है 4/3 मतलब 1.33, तो 1.5 बड़ा है। इन दोनों में कौन डेंसर? ग्लास। सही है। तो आपको ये ध्यान रखना है डेंसर का मतलब क्या है। अगर हमारे पास मान लो 3 मीडियम है, मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3, इसका इंडेक्स है 2, इसका 3, इसका 4, तो इससे तो ये डेंसर है, इससे ये डेंसर है। सही है ना? ये होगा सबसे ज्यादा डेंसर कौन? ये। सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड किस मीडियम में होगी? जिसका सबसे कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? ये एक प्योर नंबर है जो कि हमें ये बताने की कोशिश करता है कि उस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर लाइट की वेलोसिटी कितनी होगी। जब लाइट का पाथ चेंज होता है तो उस तरह समझ लेना कि लाइट का मीडियम चेंज हो गया होगा। अगर लाइट का रास्ता चेंज कब होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो अगर मान लो लाइट का रास्ता एक ही मीडियम में चेंज होता तो कई समस्या आ जाती हमारे सामने। हाँ, फिर तो हम देख ही नहीं पाते। अगर मान लो हमारे पास टॉर्च है, रात में टॉर्च ला रहे हैं ऐसे, सामने देखना है, लाइट ऐसे ही मुड़ के चली गई, इधर मुड़ गई। अगर लाइट पर ग्रेविटी का फर्क पड़ता ना हो तो लाइट नीचे बेंड हो जाती। तो सही है जो भी दिया है। एक बड़ी आजकल घटना घटती होगी, सुबह सुबह सर्दी में मान लो हमको भट्टी पे चूल्हे पर रख दिया, पानी में उसमें पानी रख दिया पतीली में गर्म करने के लिए। अब इसकी भाप बंद क्यों किया ऊपर? आपने भाप के आर पार देखा है कभी? जैसे मान लो चूल्हे पे पानी रखा हुआ है, उबल रहा है पानी, उसकी भाप जा रही है, उसके पीछे से देखो उसके आगे, उसके सामने लगता है चीजें हिल रही है। वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जहां पर उसकी वेपर है उसका ज्यादा टेम्परेचर है। सही है जी। और सराउंडिंग में नॉर्मल ठंडा है, तो गर्मी की वजह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया है और उसके पास कैसा है? ज्यादा इंडेक्स है। तो जब लाइट इसमें पास होके आती है तो उसका मीडियम चेंज हो जाता है, तो रास्ता लाइट का भी चेंज हो जाता है। क्योंकि ये जो वेपर से लगातार ये दाएं बाएं हिल रही है, तो हमको क्या लगता है? इसके पीछे रखा हुआ ऑब्जेक्ट हिल रहा है। ठीक है, तो ये इसका एक छोटा सा एग्जांपल था। ये बेसिक बातें थी। अब लाइट टूवर्ड नॉर्मल कब बेंड होगी, अब ये नॉर्मल कब बेंड होगी वो देखो। अब मीडियम का नाम दे रहे हैं भैया, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम का मतलब क्या है? इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम के इंडेक्स से कम, इसका इंडेक्स ज्यादा है। ये लाइट रे आपकी ऐसे आएगी, हम क्या बोलेंगे? लाइट रे जा रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो इसका रास्ता कैसा होता? सीधा। अब प्रैक्टिकली देखा गया है कि ये कहां मुड़ जाता है? टूवर्ड नॉर्मल। जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टूवर्ड नॉर्मल बेंड हो जाती है। इसका उल्टा देखो, अगर लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो इसका रास्ता ये होता, अब ये कहा जाएगी? अभी नॉर्मल जाएगी। तो अभी नॉर्मल कब गई? डेंसर से रेयर टू डेंसर गए तो टूवर्ड नॉर्मल। इस एंगल का नाम है भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल का नाम एंगल ऑफ इंसिडेंस।
नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच बनने वाले एंगल का नाम, इसमें एंगल आई कौन सा होगा? ये एंगल आर। क्या आप आई आर को देख रहे हैं? इसमें आई और आर बराबर नहीं है। रिफ्लेक्शन में आई और आर हमेशा बराबर होते हैं, बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन आई और आर बराबर नहीं होते। अगर आई बड़ा है आर छोटा है, आई बड़ा है आर, तो लाइट रे किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है? कैंसर से। यदि आर बड़ा है आई छोटा है, तो क्या आप आई और आर की वैल्यू को देखकर पता लगा सकते हैं कि लाइट रे कहां से कहां जा रही होगी? क्या आई और आर बराबर हो सकते हैं? रिफ्रैक्शन में अगर आई और आर बराबर होते हैं इन रिफ्रैक्शन, तो देखो भैया लाइट रे का पाथ ऐसा होगा, सीधी एकदम, है ना? तो क्या लाइट रे यहां पर अपने रास्ते से डेविएट हुई? तो डेविएट नहीं हुई तो रिफ्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। भाई लाइट का अपने रास्ते से बेंड होना ही तो कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पर मीडियम चेंज नहीं हुआ। तो रिफ्रैक्शन केस में आई और आर बराबर नहीं होते। ये बेसिक बातें थी आपकी जो क्लास 10th में पढ़ करके आते हैं। और देखो सबसे खास चीज, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये ढंग का इसमें एक लॉ है आपका स्नेल्स लॉ। जब जब आपका रिफ्रैक्शन होगा तब तब आपको स्नेल्स लॉ लगाना है, ठीक है जी। क्लास 10th में पढ़ते हैं कि रेशियो ऑफ साइड ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइड ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा कांस्टेंट होता है। अब देखो क्या मतलब है इसका। स्नेल एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं, बहुत अच्छा लॉ दिया उन्होंने। अगर ये मान लो n1 है, इसका इंडेक्स आपका n2 है, और लाइट रे इसमें यहां से ऐसे आके चली गई है, तो बताइए कौन सा मीडियम रेयर है, कौन सा मीडियम डेंसर है? ये रेयर हो गया, ये आपका। इसका नाम आई है, इसका नाम। उन्होंने क्या किया होगा कि ये कोई मीडियम लिया, मान लो ये पानी है, सॉरी हवा है, और ये आपका गिलास है। एक लाइट ली, लेजर लाइट, यहां रख दिया एक प्रोटेक्टर ऐसे करके 90 डिग्री, एक प्रोटेक्टर उन्होंने यहां रखा है ऐसे, रख लिया होगा कागज पे, ऊपर रख दिया होगा, गिलास रख दिया होगा। यहां से उन्होंने लाइट डाली, लेजर लाइट, और जिस एंगल पे डाल रहे हैं, मान लो ये एंगल यहाँ पे 90 है, ये यहाँ पे 80 है, तो एंगल आई कितना हो गया? 10 डिग्री का हो गया। यहाँ भी रखा हुआ है प्रोटेक्टर, उन्होंने क्या देखा कि भैया यहाँ पे कितना एंगल है वो भी देखा, मतलब इस आई के करेस्पॉन्डिंग उन्होंने यहाँ पे आर फाइंड आउट कर लिया, फिर आई को चेंज कर दिया, फिर इस आर को देखा, फिर आई चेंज किया, फिर आर को देखा। वो क्या कर रहे हैं? आई एंगल को चेंज करते जा रहे हैं और इसके रिगार्डिंग अपना एंगल आर को भी वो लिखते जा रहे हैं, सही है। इनको थोड़ी बहुत आगे की ट्रिगोमेट्री क्या देखते हैं कि यदि मैं इस एंगल आई का साइन लूं और इस एंगल का भी साइन लूं और दोनों का रेशियो करूं, तो हर एंगल के लिए ये हमेशा क्या आया करके एक फिक्स वैल्यू निकल करके आती है। ऐसा नहीं है कि इस आई इस आर के लिए ये वैल्यू अलग आई, इस आई बड़ा आई कर दिया तो बड़ा आर हो गया इसके लिए अलग आई। बिल्कुल क्या निकल के आता है? बराबर।
ये बहुत अच्छा डिस्कवरी थी, बड़े काम की थी। देखो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट। अब ये आई आर देख लेना क्या क्या है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। साइन आर अपॉन साइन आई बराबर भी कांस्टेंट होगा, बस फिर इस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, सही है ना। तो अब ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या है वो देखना है। क्या हुआ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है आपसे कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो इंसिडेंस एंगल का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन का रेशियो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है वो देखते हैं। अगर इस मीडियम का इंडेक्स n1 है, इसका इंडेक्स n2 है, हम मान लेते हैं कि n1 आपका रेयर है तो ज्यादा है और ये आपका कम है, तो लाइट कुछ इस तरीके से चली जाएगी। n2 आपका उल्टा कर दिया, चलो सही है। आई और ये आपका आर, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, यहाँ पे जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू आपको मिलती है n2 अपॉन n1 के बराबर। इस n2 अपॉन n1 को लिख सकते हैं 1n2। इस टर्म का नाम हो जाता है भैया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी मैंने आपको बताए थे 3-4 इंडेक्स की वैल्यू बताई थी। एयर का कितना बताया, 1, लगभग 1 मान लो। गिलास का, वाटर का 4/3। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज है ये आपकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कौन सा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक आपका नाम होता है भैया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव का मतलब होता है एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रिलेटिव, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम से कितने गुना ज्यादा है, कितने गुना कम है। जैसे एक बार सोच के देखो, गिलास का आपके सामने है 3/2, वाटर का है, इसका रेशियो कितना होगा, NW अपॉन NG करें तो 4/3 अपॉन 3/8/9। इसका मतलब क्या है, एक कार है, ये कार 1, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, कार 2 की स्पीड है 30। तो कार 1 की स्पीड कार 2 के मुकाबले कितने गुनी है, 2 गुनी। तो हम ये कह सकते हैं कार 2 की वेलोसिटी कार 1 की वेलोसिटी कार 2 से दोगुनी है। हम इसमें ये नहीं बता पा रहे कि सब 60 है, क्या जानना है, केवल दुगुनी है, या कार 2 की स्पीड कार 1 से आधी है। तो यहां पर तुलना कर रहे हो आप, कार 2 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार 1 हाफ है, कार 1 की वेलोसिटी कार 2 के एस्पेक्ट में डबल है। तो ये डबल और हाफ का चक्कर क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी का रेशियो लगा रहे हैं आप। ऐसे ही हम देख रहे हैं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास के इंडेक्स का कितने गुना है, 8/9 टाइम्स। सही है। अगर ये रेशियो 1 से कम है, 1 से ज्यादा है, 1 से कम है, तो बोलेंगे वाटर गिलास से रेयर होता है। यदि आप गिलास को ऊपर कर दें और वाटर नीचे कर दें तो ये कितना जाएगा, अब ये 1 से बड़ा है, हम बोलेंगे कि गिलास वाटर से रेयर होता है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम हो सकता है, परंतु एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम नहीं हो सकता। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम हो सकता है, परंतु एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम। अब लिखते कैसे देखो, अगर कहीं लिखा है n/n2, इसको आप लिखोगे भैया 2n1।
रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। जो इधर है वो ऊपर है, इसके रेस्पेक्ट में इसका जो आगे है इसका है, किसके रेस्पेक्ट में है? पीछे। ये बड़े बताओ किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में? गिलास का वाटर के रेस्पेक्ट में। ये बताओ एयर। अगर बात होती है एयर के रेस्पेक्ट में, इसे कितना होता है? 1। तो mg/1 कितना क्या जाएगा? mg आएगा। तो ये जो है ये भैया आपका एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। किसी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में कितना है, इसका नाम होता है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एक मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में कितने गुना है, इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। n के बोल n1 को मैंने क्या लिखा? अच्छा, इसका ना क्रॉस गुणा करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एक बार। n1 sin i बराबर, आपको ये लाइन याद रखनी है स्नेल्स लॉ में, ना कि ये लाइन। इसको पूरा कर देते हैं, बड़ा आसान सा है। कैसे देखो ना, n1 इधर का इंडेक्स है, इधर का ये एंगल n1 sin i इक्वल टू n2 sin i। बात पहले पड़ गई तुम्हें। जब भी आप न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे तो आप इस लाइन का इस्तेमाल करना है, n1 sin i बराबर n2 sin r। ये स्टेटमेंट किसका है? स्नेल्स लॉ का स्टेटमेंट। ठीक, देखो भाई, अगर ये आपका एक मीडियम हो गया, ये आपका हो गया दूसरा मीडियम। इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है आपका n1, इसका इंडेक्स आपका कितना है? n2। और ये आपकी कोई लाइट इसमें ऐसे आई और इसमें जाकर के ये मान लो इस तरह से चली गई। इसका एंगल का नाम I है, ये आपका एंगल R है। एंगल I और R आपके नाम मिलाते हैं विद नॉर्मल। ठीक, आपको इस वाले एंगल से मतलब नहीं है, ना ही आपको इस वाले एंगल से मतलब है। अब स्नेल्स लॉ अप्लाई कैसे करेंगे? देखो, आपको सबसे पहले देखना है कि लाइट किस तरफ से जा रही है। लाइट आ रही है इस तरफ से, इस तरफ का आपको देखना है कितना इंडेक्स है? n1 लिख लो। इसी तरफ का एंगल I है तो sin I इक्वल टू, नीचे आ गए दूसरा मीडियम आपका n2, इस तरफ का एंगल आपका कितना है? sin I। तो n1 sin I इक्वल टू n2 sin R। इस तरीके से आपको अप्लाई करना है स्नेल्स लॉ। इसमें आपको ये तीन बातें पता है, n1 पता है, I पता है, n2 पता है, तो R पता कर सकते हैं। इसमें कुल 4 चीजें हैं, 1 2 3 4। इनमें से पता है आपको 3 बातें पता है, तो आप चौथी बात पता कर सकते हैं। इसमें से आपको एक बात रखनी है, क्रिटिकल एंगल या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, यदि लाइट रे, ये आपका सपोज डेंसर मीडियम है, इसका हमने मान लिया ND इंडेक्स, इसका मान लेते हैं NR। डेंसर मीडियम का शो कर रहे हैं किससे? ND से, और रेयर मीडियम का NR से। अब लाइट पे जा रही है हमारी डेंसर से रेयर मीडियम, तो आपको इसका नाम सपोज हमने दिया है I। अब ये लाइट किधर जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल टू नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये हो जाएगी मान लो इस तरीके से। यदि मैं इस एंगल I को थोड़ा सा और बड़ा कर दूं तो, जैसे ये वही मीडियम है, यहां से मान लो लाइट आती है इस तरह गई, अब ये आपका हो गया एंगल I। अब ये वाला I जो है, या इसको मान लो I1 है, आपका हो गया I2। I2 बड़ा है किससे? तो आपका जो R होगा क्या वो और बड़ा नहीं हो जाएगा? ये थोड़ा सा मान लो इस तरह से हो गया और बड़ा हो गया,
यदि मैं इस आई को और बड़ा कर दूं तो और बड़ा हो जाएगा। तो क्या एक टाइम ऐसा नहीं आएगा कि ये आपका है डेंसर मीडियम, ये आपका हो गया रेयर मीडियम, तो एक एंगल ऐसा भी हो सकता है जिसके लिए लाइट रे आपकी इस तरीके से जाए। ये आपका है एंगल, रिफ्रेक्शन एंगल हो गया आप, इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ये आपका क्रिटिकल एंगल के बराबर एंगल कहलाएगा। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री हो जाता है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम क्रिटिकल एंगल होता है। इसके लिए सबसे जरूरी कंडीशन ये है कि लाइट आपकी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। ये घटना कभी भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में नहीं अकर हो सकती, क्योंकि देखो रेयर मीडियम से जब जाती है लाइट डेंसर मीडियम में तो लाइट की कहां बैंड होती है, 2 ये एंगल आर कभी भी 90 डिग्री का नहीं हो सकता, 0 हो सकता है। ये इधर जाके यदि आप इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकता। जिसको आप ऊपर लेके जाएंगे ऐसे तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाता है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर दिया जाए तो अब जैसे भाई ये आपका वही मीडियम है डेंसर मीडियम, ये आपका है रेयर मीडियम। अगर ये एंगल आपका क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, आई ग्रेटर देन, यहां पर आप देख रहे थे कि जब आपका आई एंगल छोटा था तो लाइट कहां जा रही थी, एक एंगल आपका ऐसा आया जिसके लिए लाइट बिल्कुल ऐसे सटम आ गई, थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे तो नीचे आएगी। यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है क्रिटिकल एंगल से तो ये लाइट लौट के कहां पे आ जाएगी, नीचे। अब देखो डेंसर मीडियम में लाइट जा रही थी, लौट के भी कहां पे आई, ये घटना तो भैया रिफ्लेक्शन की है कि रिफ्रैक्शन की है, रिफ्लेक्शन, यानी कि यहां पर आपका हुआ है रिफ्लेक्शन। इस घटना का नाम देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी क्या कंडीशन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना जरूरी है। अब 3 बातें हो गई, आई इक्वल टू सी, आई ग्रेटर देन सी, आई लेस देन सी। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो यहां पर आपका होगा ग्रेजिंग इमर्जेंस। ग्रेजिंग मतलब जैसे ये आपका डेंसर मीडियम, ये आपका रेयर मीडियम, ये एंगल बिल्कुल सी के बराबर है तो बिल्कुल लाइट जाएगी ऐसे। इस केस में आई बड़ा है सी से, आई की वैल्यू बड़ी है किससे, सी से, तो ये कहा जाएगा नीचे। इसका नाम क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल। अगर आई छोटा है सी से तो आपका पार निकल जाएगा। तो जब जब आप डेंसर मीडियम से लाइट रे को रेयर मीडियम में लेकर के आएंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल के बराबर है या ज्यादा है या कम है। ऐसा हमेशा मत करना कि डेंसर टू रेयर गए टू बार नॉर्मल अभी नॉर्मल कर दिया। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रिटिकल एंगल निकालना आना चाहिए। तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये आपका डेंसर मीडियम है, ये आपका रेयर मीडियम हो गया, ये एंगल सी के बराबर है तो ये एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री, ये सी के बराबर। अप्लाई करो स्नेल्स लॉ, लाइट रेस जा रही है आपकी तो n1 का काम कौन कर रहा है, nd साइन सी, आई का काम सी इक्वल टू nr साइन, वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 1, ये हो गया आपका 1। तो साइन सी बराबर nr अपॉन nd इधर आ गया इक्वल टू 1, 1 को हटाओ तो साइन सी बराबर nd अपॉन सॉरी n अपॉन nd, यहां से c इक्वल टू साइन इनवर्स nr अपॉन, यहां से आप पता कर सकते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल पता होने के लिए आपको दोनों मीडियम का जो रेयर और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना जरूरी है। जैसे
हम अगर आपसे कहें कि भैया ये आपका कोई टेंसर मीडियम है जिसका इंडेक्स है आपका √2, ये आपका एयर है, इसका हो गया 1, तो इस पेयर के लिए कितना होगा क्रिटिकल एंगल? तो देखो साइन सी बराबर NR/ND, रियल मीडियम कौन सा है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो कैसा होगा? रियल मीडियम। तो NR कितना हो गया? 1, ND कितना हो गया? √2। तो यहां से देखो साइन में 1/√2 वैल्यू किसकी होती है? सी कितना आया? 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है यदि आपकी लाइट 45 डिग्री पे जाएगी तो वो बिल्कुल ऐसे जाएगी। यदि ये एंगल आपका 48 होता या 49 या 50 होता तो वो लाइट ऐसे आ जाती है। यदि 45 से कम है तो पार निकल जाए। सही है? ऐसा मत करना कि आपने ये एंगल देख के नहीं लाइट को ऐसे पार कर दिया। तो क्रिटिकल एंगल का पता होना आपको जरूरी है। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का सपोज √3/2/√3 है, मान लो, ये हो जाएगा नहीं? ये डेंसर मीडियम का है, सॉरी ये कितना आपका डेंसर मीडियम, ये आपका कितना है? ये मान लो बल्ब, ये वैल्यू कितनी है? 1 से बड़ी है, ज्यादा है। तो अब बताइए इस पेयर के लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना होगा? साइन सी बराबर NR1, ND कितना हो गया? 2/√3। सी बराबर मतलब क्या रहेगा? अगर 60 डिग्री से कम एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो पार निकल जाएगी, 60 डिग्री के बराबर है तो ग्रेटिंग आएगा, और 60 से कम है तो वो पार निकल जाएगी। ठीक है? अब नॉर्मल सी बात देखो, नॉर्मल ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? नॉर्मल ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। अगर आपसे कहा जाए कि ग्लास और एयर के लिए बताओ, इसका तो 3/2 होता है, इसका 1, तो साइन सी बराबर NR/ND 3/2। अब ये तो साइन की टेबल मिलता नहीं है हमें, इसको निकालने के लिए हमने यूज किया है साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो वहां से मिला सी बराबर 41.8 डिग्री या रफली 42 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है कि ग्लास और एयर के पेयर के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 42 डिग्री। ठीक? तो अब क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेस पर 2-3 सवाल आप देखो। ये देखो, अगर आपसे कहा जाए कि ये एक प्रिज्म है जिसका हर एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है जी, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज 2/√3, एक लाइट इस तरह से आपकी गिरती है बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो इसका पाथ ड्रॉ करना है। ये आगे जाकर के किस तरह से जाएगी, कैसे करेंगे? अब आपको पहले यहां पर देखना है, यहां पर आपकी एयर है, एयर से लाइट रे कहां गई? ग्लास में गई, लेकिन यहां पर एंगल आई कितना है? एंगल आई 90 हो गया जी। एंगल आई किस किस के बीच नापा जाता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे। तो नॉर्मल तो खुद ही नॉर्मल है, देखो क्या मतलब नॉर्मल का 90 डिग्री वाली लाइट। इस केस में आप देख रहे हैं लाइट रे आपकी अलोंग नॉर्मल आई है। जब लाइट रे अलोंग नॉर्मल आती है तो इस केस में आपका आई कितना होगा? अब माना इसका इंडेक्स N1 है, इसका इंडेक्स आपका N2 है। अब इसके लिए R कितना होगा देखना है आपको। अप्लाई करो स्नेल्स लॉ। N1 साइन I कितना आई है? 0। N2 साइन R, साइन 0 की वैल्यू
जीरो, जीरो इंटू n1 जीरो, अपॉन में ले आओ n2 को बराबर साइन आर, साइन आर बराबर मतलब आई अगर जीरो है तो आर कितना आया, ये लाइट रे निकल जाएगी बिल्कुल ऐसे सीधी। इसको याद रखना है, जब जब लाइट किसी सरफेस पर अलोंग नॉर्मल इंसिडेंट होती है तो बिना डेविएट हुए वो सीधी निकल जाती है। इस केस में आपका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। रिफ्रैक्शन कब होता है, जब लाइट रे आपकी बेंड हो जाती है। अपने रास्ते से अगर लाइट रे बेंड होगी तो वहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन। यहां पर कोई रिफ्रैक्शन कब नहीं होगा, जब लाइट अलोंग नॉर्मल इंसिडेंट होती है तो। ठीक है जी, यहां पर लाइट रे कैसे आ रही है, अलोंग नॉर्मल, तो यहां पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ये लाइट रे कैसे निकल जाएगी, सीधी यहां पहुंच जाएगी। अब यहां पे ड्रॉ करेंगे आप नॉर्मल। अब यहां पर लाइट जा रही है भैया डेंसर से रियर में। यहां पर तीन घटनाओं में से कोई सा काम हो सकता है, या तो हो सकता है PIR, या हो सकता है बेजिंग इमरजेंस, या ये लाइट यहां से पार निकल सकती है। अब देखो क्या होगा बताओ। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि इस एयर और इस मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी होगी। तो डेंसर मीडियम का इंडेक्स कितना है, 2/√3। हवा कितना होता है, तो अभी इसके लिए कहा था हमने, सवाल किया था अभी, तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल कितना आएगा, साइन C बराबर NR/ND 2/, तो C बराबर 60। क्रिटिकल एंगल को आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो ये एंगल कितने डिग्री का है, तो ये ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो 90 + 60 150। ये कितने का बचा, 30। ये नॉर्मल है आपका 90 डिग्री का, ये 30 है, ये कितना बचा 60। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि नहीं, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। ये किसके बराबर आया, क्रिटिकल एंगल के बराबर। तो क्या होगा, ये होगा PIR, ये बिल्कुल ऐसे जाएगी। PIR का मतलब होता है वापस से उसी मीडियम में आ जाना। यहाँ पर ये वापस मीडियम में नहीं आएगी, यही बात समझ आएगी, समझ गए। तो ये ऐसे निकल के आ गए। चलो अगर यही लाइट रे ऐसे आ रही होती, ये वही प्रिज्म है जो वहां पर था, ये इस तरह से आ रही है लाइट रे, थोड़ी नीचे शिफ्ट कर दी। अब क्या होगा जी, अब ये 90 डिग्री पे आएगी सीधी। अब ये कहां जाएंगे, यहां पहुंचेगी। ये क्या हो गया आपका नॉर्मल। अब देखो ये कितने का एंगल है, 60। ये कितने का है, 90, 150, 30, ये कितना 60। डेंसर टू रेयर, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, किसके बराबर, क्रिटिकल के बराबर। अब भी क्या होगा, ये सीधी निकल। ठीक है, अगर ये लाइट बिल्कुल सीधी कॉर्नर पे आ रही होती तो दिक्कत, कॉर्नर से ये सीधी निकल जाएंगे आप बिना मुड़े। चलो अब एक बात और देखो, इसमें नॉर्मल ग्लास के लिए 3/2 होता है आपका इंडेक्स। उस ग्लास के लिए कितना होता है क्रिटिकल एंगल, 42 डिग्री। चलो एक राइट एंगल ग्लास प्रिज्म है आपका, ये राइट एंगल आइसोस्केल ग्लास प्रिज्म। ये एंगल कितने का, 90 डिग्री। ये एंगल 45, ये एंगल भी 45। एक लाइट रे इस तरह से आती है सीधी, इसका पाथ ट्रेस करेंगे। जब जब लाइट रे बिल्कुल 90 डिग्री पे आती है तो बताइए कैसे जाती है वो, सीधी। ये पहुंच गई ऐसे, यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। अब आपको ये एंगल आई पहले पता होना चाहिए, बताओ भाई। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, 90, 45, 135।
ये 45, तो ये भी 45। ये आपका आई एंगल हो गया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एयर के लिए क्रिटिकल एंगल होता है कितना? 42 डिग्री, 42 डिग्री। अब बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल, अभी क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ होगा TIR। तो रिफ्लेक्शन में I = R होता है, तो I कितना है? 45, तो R भी कितना होगा? 45। ये भी कितना होगा? 45। ये लाइट रे यहाँ पे सीधी निकल जाएगी, ये एंगल आपको हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि 45, 45, 45 अब 90 डिग्री। अब लाइट कैसे जाएगी ये आपकी? सीधी। अगर एक लाइट रे आप ऐसे और लाते वो कैसे निकल जाती? ऐसे। यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, तो इसका जो एरो है वो कैसे बनेगा? ऐसे। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इधर से देखने पर 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। अगर आप इसी को देखें और ये हमारा वही पेज में ये वाला, और ये आपका पेज में रखा गया है ऐसे 45, 45 और 90, लाइट ये आती है ऐसे। इसका ड्रॉ कर देंगे बाद। देखो ये कैसे लाइट आई है? अलोंग नॉर्मल आई, तो कैसे जाएगी? फिलहाल सीधी। चलो सीधी गई नॉर्मल। ये कितना एंगल आएगा? ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 45 का है, 55। ये कितना हो गया? 55। ये कंप्लीट कितने का है? 90 का, 45 हो गया। एंगल इंसिडेंस I मोर देन क्रिटिकल एंगल क्या होगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल होता है तो कहां जाएगी? TIR। ये मुड़ जाएगी नीचे। अब फिर डेंसिटी टू रेयर आ रही है, फिर चेक करना पड़ेगा। नॉर्मल ड्रॉ किया, ये भी कितना एंगल मिलेगा आपको? 55। अब देखो I बड़ा है 42 से, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका? TIR। ये लाइट रे आपको यहां से बाहर निकलेगी ना, यहां से बाहर निकलेगी, वो यहीं से बाहर निकलेगी। एक और होता है इसमें लाइट रे, ऐसे कर दो। अब देखो ये ऑब्जेक्ट ऐसे है, तो टॉप की लाइट रे आपकी नीचे है। इस केस में इमेज बनेगी सेम साइड, लेकिन कैसे होगी? वो बिल्कुल उल्टी होगी, 180 डिग्री से घूम जाए। अगर ये वाला पेज देखा जाए तो ये वही पेज में ये आपका एंगल 90 डिग्री का है, 45 और 45। ये लाइट दे आ रही है पैरेलल टू द बेस। इसका पार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। करिए। देखो ये ड्रॉ किया नॉर्मल। अभी क्या है कि देखो ये लाइट आ रही है रियर मीडियम से डेंस मीडियम में, तो ये कहां बेंड होगी? 2 बार नॉर्मल, अभी नॉर्मल 2 बार नॉर्मल। ये सीधी डालने की बजाय हल्की सी इधर को बेंड हो जाएगी नॉर्मल। अब जा रही है लाइट के डेंसर से रेयर। यहां पर 3 घटनाएं हो सकती है। TIR हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्लेक्शन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। इसका इंडेक्स वही है 3/2। तो इस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और एयर के लिए क्रिटिकल एंगल कितना बताया गया? 42 डिग्री। अब ये जो एंगल है वो कितना है चेक करो। देखो ये कितने का एंगल? ये कितने का एंगल? 90। 45 और 90 कितना हो गया? 135। अब ये एंगल भी तो कुछ है। अगर ये मान लो 5 डिग्री का ही माना जाए सपोज, तो 135 और +5 140। ये कितना हो गया? 40। ये कितने का बैठा? 50। मतलब ये एंगल मोर देन 45 बैठा कि नहीं बैठा? बैठ गया। तो अब यहां पर लगाओ एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन 42 डिग्री, तो क्या होगा? TIR। तो जिस एंगल से लाइट ये आई है उसी एंगल से लाइट कहा जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी।
यहां पर हो गया आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ड्रॉ द नॉर्मल। अब डेंस रेट आ रही है। अब ये एंगल लेस देन 42 है कि ग्रेटर देन 42 है? अब देखो ये आपका एंगल मोर देन 45, ये वाला भी कितना मोर देन 45, ये कितना लेस देन 45। अब ये कितना एंगल है आपका? देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ये एंगल आपका बनेगा लेस देन 45 और लेस देन 42 ही बैठेगा। तो ये लाइट यहां से पानी निकल जाएगी। यहाँ पे आपको हो गया रिफ्लेक्शन। तो ये आपको तीनों चारों पाथ पता होने चाहिए। किस वाले प्रिज्म में लाइट किस तरह से बाहर जा रही है, सही है? ये बात देखिए आप, एक बात और देखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन का जो मतलब पढ़ा था हमने, वो क्या पढ़ा था भाई? C/V। ठीक, C क्या है? लाइट की वेलोसिटी इन वैक्यूम। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, क्या होती है? वेव है। वेव वेलोसिटी v का क्या मतलब होता है? f इंटू किसी भी वेव की वेलोसिटी, उसी वेव की फ्रीक्वेंसी और उसी वेव की वेवलेंथ में आपका ये रिलेशन होता है। वेव वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ये कहां से आता है पता है? तो नहीं पता है? क्लास 9 में पढ़ा होगा, वेव में आपने नहीं याद आ रहा है? वेव का वेवलेंथ पता है क्या होता है? ये लंबाई कितनी होती है? वेवलेंथ। यहां तक लाइट सॉरी वेव को पहुंचने में टाइम लगता है, वो लगता है टाइम पीरियड 30 सेकंड में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? लैम्डा। 30 सेकंड में लैम्डा डिस्टेंस कवर किया, तो 1 सेकंड में कितना करेगी? 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर जो करता है वेव या कोई भी चीज, उसे बोलते हैं स्पीड। और 1 टाइम पीरियड जो होता है फ्रीक्वेंसी, 1 t फ्रीक्वेंसी f इंटू लैम्डा इक्वल टू v। तो वेव वेलोसिटी v बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ये भी वेव वेलोसिटी है आपकी। तो फ्रीक्वेंसी इंटू, जो कि ये वैक्यूम में है तो वैक्यूम लगा देते हैं, ये मीडियम में है तो मीडियम लगा देते हैं। अब देखो, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन आपका लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। आपकी लाइट रे की फ्रीक्वेंसी या वेव की फ्रीक्वेंसी मान लीजिए आप f है, ये कोई रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। जब लाइट रेयर से डेंसर में या डेंसर से रेयर में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वेव लेंथ में चेंज आ जाएगा, उसकी स्पीड में चेंज आ जाएगा, परंतु उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ओनली डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी रहेगी वही फ्रीक्वेंसी वेव की, जहां तक वेव जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम बनी रहेगी। तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी कैसी आपकी सेम है। याद रखना कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। तो FG से FM कट जाएगा आपका, तो N क्या बचा? N proportional to 1 refractive index of the medium depends on the wavelength of लाइट। अब जिस कलर की लाइट, हर कलर का कैसा होता है वेवलेंथ सेम कि अलग अलग? अलग अलग। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, वॉयलेट का सबसे कम। यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ है? वेवलेंथ के साथ। जिस कलर का सबसे ज्यादा होगा वेवलेंथ, उस रंग का सबसे कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां से हम कह सकते हैं कि रेड कलर का जो इंडेक्स है वो कम होगा और वॉयलेट का सबसे ज्यादा। ठीक है जी।
मतलब ऐसा नहीं है कि एक आपके पास कोई मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर तरह के कलर के लिए सेम हो नहीं होगा, हर रंग के लिए कैसा होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन द वेवलेंथ। क्योंकि रेड की ज्यादा होती है लेंथ तो उसका सबसे कम हो जाएगा इंडेक्स और गोल्ड का सबसे कम है होगा, तो ये सबसे कम होता है इसका वेवलेंथ तो इसका इंडेक्स सबसे ज्यादा। ठीक है, एक बात और देख लेते हैं तो बाकी आइडिया कंटिन्यू करेंगे। देखो हमने पढ़ा था कि क्रिटिकल एंगल बराबर होता है एन आर अपॉन एन डी। अगर मान लो यहाँ पे कोई एयर है तो ये कोई मीडियम है तो साइन सी इक्वल टू 1 अपॉन एन। एयर और मीडियम के लिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि एंगल सी और एन बोथ आर इन प्रोपोर्शन। मतलब यदि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू आपका कम हो जाएगा और एन की वैल्यू घटेगी तो सी की वैल्यू आपकी बढ़ेगी। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसके लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू ज्यादा आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप एन की वैल्यू 2 लेते तो 1/2 सी पर कितना जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा। तो इसके लिए सी कितना आएगा, यदि आप एन की वैल्यू लेते √2 तो ये आपका सी आ जाएगा। देखो इसकी वैल्यू होती है 1.414। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कम हो गया तो सी वैल्यू आपकी बढ़ गई। ठीक है,